हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, मैंने मेडिकल एजुकेशन की जो नोटिस वगैरह है वो सारे को रिवील करते रहा हूँ, बार बार मीन्स बताते रहा हूँ आप सभी को। तो आज उसी में से एक मेजर जो हमने नोटिस है, जो फॉर्म है नया सेशन के लिए, जो 2022 में एग्ज़ाम होगा और 2021 में फॉर्म आया है दिसंबर में, उसके बारे में जो एमबीबीएस बीडीएस, जैसे कि आप देख सकते हैं एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग, बीएसएलपी, बी प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी, बाम्स, बीएनएस नर्सिंग, इस तरह की जो भी फील्ड है बीपीएच वगैरह, वो सारे के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल एजुकेशन ने कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म खोल दिया है। वो फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है। तो सबसे पहले इतना बड़ा पीडीएफ है, 14-15 पेज है। इसमें मैं सबसे पहले मेजर हाइलाइट्स की बात कर रहा हूँ ताकि आप पहले मेजर हाइलाइट्स को समझ पाए। तो सबसे पहले दोस्तों, मेजर हाइलाइट्स में हम ये बता दें आपको, यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन की तरफ से मेजर जो चेंजेस लिया गया है पिछले साल की कंपेयर से कर रहा हूँ मैं। तो या कहने मतलब कि नेपाल की हिस्ट्री में समझ लीजिए आप, सबसे एक बड़ा चेंजेस है जो कि मेडिकल एजुकेशन ने नेगेटिव मार्किंग सिस्टम लाया है, इंट्रोड्यूस किया है मेडिकल एजुकेशन ने, और परसेंटाइल इंट्रोड्यूस कर दिया है। दोस्तों हाँ, मेडिकल एजुकेशन ने नेगेटिव मार्किंग एंड परसेंटाइल इंट्रोड्यूस कर दिया है, इस बार से वो लागू होगा। और दूसरा देखा जाए कि चेंजेस में, तो जैसे कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको बीएससी नर्सिंग के लिए अलग एग्ज़ाम देखने को मिला था, और उसी तरह से और डिफरेंट 5 दिन एग्ज़ाम चला था। लेकिन इस बार मेडिकल एजुकेशन ने उस नंबर ऑफ डेज को कम कर दिया है और बहुत सारे स्ट्रीम को एक साथ कंबाइंड कर दिया गया है। तो वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पर, जैसे कि बीडीएस बीएससी नर्सिंग वगैरह का सबका एग्ज़ाम एक साथ कर दिया गया है, और एक ये उसका क्वेश्चन भी एक रहेगा। और उसी तरह से एक में है बहुत सारा स्ट्रीम जिसका एक ही दिन एग्जाम का लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा, और बीपीएच का सिर्फ अलॉन्ग एक दिन एग्जाम होगा तीसरे दिन में। तो दोस्तों ये रहा मेजर हाइलाइट्स। और जो डेडलाइन का जो आज 14/2028 पुश 14 गते से फॉर्म भरने की टाइम 10 बजे से हो गया है स्टार्टेड, और ये करीब 2078 मार्च 20 गते तक टाइम है। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम दिया गया है मेडिकल एजुकेशन द्वारा फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब दोस्तों लगते हैं इसकी मैंने ये पूरा पीडीएफ के जो हाईलाइट किए हैं वो पॉइंट बताते हुए चलूंगा आगे आगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन की इस तरह से आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप www.mec.gov.np लॉगिन कर अपने क्रोम ब्राउजर पर या गूगल पर लॉगिन कर आप उससे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही नोटिस आया है, आपको फर्स्ट में मेरे ख्याल से वो मिलेगा, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन थोड़ा लेट से दूसरा नोटिस निकालेगा, तब तक वो नोटिस आपको फर्स्ट में आज तक रहेगा शाम तक। तो उसके हिसाब से जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि जो मेडिकल एजुकेशन कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बैचलर लेवल प्रोग्राम्स MECEBL 2022 के लिए है। तो इसका जो कहने मतलब कि फॉर्म फिलिंग जो है कब से स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर लिखा है 2028 पुष 14 गते कि 10 बजे से लेकर 2028 मार्च 20 गते की शाम तक आपको फॉर्म फिलअप की टाइम रहेगा ऑनलाइन। उसी तरह से आते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं www.mec.gov.np लॉगिन करके, जो कि मैंने पीछे अभी बताया है आपको। या कहने मतलब कि दूसरा भी है जो आप डायरेक्ट उसके पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि https://entrance.mec.gov.np। ये अगर ये आप से सर्च करेंगे https://www.mec.gov.np लॉगिन कर अगर आप देखते हैं तो डायरेक्ट आप फॉर्म फिलिंग की जगह पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा। और उसके बाद फॉर्म सबमिशन के बारे में, और इसमें दिया गया है कि कब कब एग्जाम होने वाला है। मैंने मेजर हाइलाइट्स में आपको इंट्रोड्यूस भी किया। तो यहाँ पर जैसे कि एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग बीएसएलपी बी प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी का फर्स्ट डे एग्जाम होगा। 3 दिन टोटल एग्जाम चलेगा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। जो फर्स्ट दिन है उस दिन एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग बीएससीएलपी, और उसके बाद बी प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी का होगा। जिसका फर्स्ट दिन एग्जाम होगा उसका करने मतलब कि क्वेश्चन पेपर भी सेम रहेगा। मीन्स आप इस तरह से इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग बीएससीएलपी टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो सेम हो गया सबका लिए।
उसी तरह से दूसरे दिन जो एग्जाम होगा उसका कहने का मतलब कि बाम्स बी प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी, BSc MLT, BSc MIT, बी फार्म और उसके बाद बी ऑप्टोमेट्री और उसके बाद BPT फिजियोथेरापी, बैचलर फिजियोथेरापी करने के बाद उसके सेकेंड डे एग्जाम होगा, लेकिन उसका क्वेश्चन पेपर सेम नहीं रहेगा, क्वेश्चन पेपर डिफरेंट रहेगा। वो यहाँ पर ये पॉइंट में मेडिकल एजुकेशन ने किया है मेंशन। उसके बाद BPH के लिए थर्ड डे पर एग्जाम होगा जिसका सिर्फ एक ही है BPH और उसका क्वेश्चन पेपर भी सेपरेट रहेगा। तो दोस्तों वो हो गया। अगर आप फॉर्म फिलअप करना जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जैसे कि पेमेंट के लिए अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पर, तो आपको हिमालयन बैंक के अकाउंट में, जैसे कि मेडिकल एजुकेशन के अकाउंट में पे करना है। और वो कहने का मतलब कि उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कहने मतलब कि आप जैसे कि एक से ज़्यादा स्ट्रीम में फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। उसके लिए आपको डिफरेंट भाषा, जैसे कि आप फर्स्ट डे MBBS BDS BSc नर्सिंग हो रहा है तो उसमें से किसी भी स्ट्रीम के लिए एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरे में जैसे कि ये दूसरे वाले स्ट्रीम में भी किसी में फिलअप कर सकते हैं या BPH में भी फिलअप कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं हुआ तो इसमें मैं एडमिशन लूँगा कहकर इस तरह से फिलअप कर सकते हैं, आप उस पॉइंट में मेंशन किया है। तो आप जैसे कि मेडिकल एजुकेशन के अकाउंट में आपको हिमालयन बैंक में मेडिकल एजुकेशन का हिमालयन बैंक में मेडिकल एजुकेशन के अकाउंट है, तो इसीलिए मेडिकल एजुकेशन के अकाउंट में आपको पैसा तिरने के लिए हिमालयन बैंक में आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 नंबर जो है वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको अगर नेप्लीज है तो आपको 4,000 रुपया लगेगा, अगर आप फॉरेन है तो 8,000 रुपया लगेगा, नेपाली करेंसी में बता रहे हैं फॉर्म फिलअप के लिए। तो आपको हिमालयन बैंक लिमिटेड में जाकर डिपॉजिट करना है और अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप फॉर्म मैं दे दूंगा वीडियो के नीचे में, इसका फॉर्म का PDF का लिंक आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, आप खुद मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर भी डाउनलोड करके। यहाँ पर दिया गया है अकाउंट नंबर और स्विफ्ट कोड भी दिया गया है, अगर फॉरेन कोई है तो स्विफ्ट कोड से करेगा। और उसके बाद यहाँ पर पेमेंट ऑफ मेथड बहुत सारा दिया है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, आप यहाँ पर पेमेंट ऑफ मेथड देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग चलते हैं तो अकाउंट जो नेम है वो करेंगे मेडिकल एजुकेशन है। उसके बाद देखिए पेमेंट का जो आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो उसका पेमेंट का डेट आज ही से स्टार्ट हो गया, आज ही से आप पेमेंट कर सकते हैं 10 बजे तक। और आप कहने का मतलब कि ये डेडलाइन जो पेमेंट का है मार्च 17 गत तक है, शाम तक 3 बजे तक। लेकिन जो फॉर्म का जो डेडलाइन है वो कहने का मतलब मार्च 20 गते तक है 5 बजे तक। कहने का मतलब कि ऑलमोस्ट मेडिकल एजुकेशन ने पेमेंट का जो टाइम दिया गया है वो 3 दिन कम दिया है, या ये बोलिए कि जो फॉर्म फिलअप का टाइम है वो पेमेंट से 3 दिन ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। सबसे मेजर पॉइंट जो नोट करने वाला है ये है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसे कि अगर आप एक बार फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं, जैसे कि पेमेंट किए, पेमेंट करने के बाद आपको आगे का मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आपको जो भी ट्रांजैक्शन ID लास्ट 6 डिजिट होगा वो नोट डाउन करके वहां पर रखना है वाउचर नंबर में। और जब वाउचर नंबर में रखेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे आप, तो उसमें क्या होगा, आपको अगर एक बार फॉर्म सारा चीज फिल कर ले रहे हैं तो आप आगे सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेव जब तक सेव करेंगे उस तक एडिट कर सकते हैं, सेव करके एडिट सेव एडिट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा ना, अगर एक बार आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपको कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। नीट में क्या होता है कि वहां पर एक करेक्शन ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पर कोई करेक्शन विंडो नहीं मिलेगा आपको। एक बार आप फॉर्म सबमिट किए तो वो सबमिट हो गया, उसके बाद कोई भी गलती होगा तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप फॉर्म को सबमिट करने से पहले देखिए अच्छा से कि कोई चीज तो गलत तो नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, उसके बाद आगे बढ़े। अगर कोई चीज गलत हुआ है तो उसे आप एडिट करें पहले सबमिट करने से पहले, और अच्छा से उसे सचिया कर रखें। यही चीज मेडिकल एजुकेशन में यहाँ पर हाईलाइट में दिया गया, आप भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट, जैसे कि यहाँ पर है मीन्स एलिजिबिलिटी का बात मैंने पिछली बार भी कर चुका हूँ कि जे मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर MBBS इन नेपाल, वो वीडियो में मैंने बताया था। दोस्तों यहाँ पर लिखा है मेडिकल एजुकेशन में 50%, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कोई भी नहीं है,
जैसे कि आपको ये सब्जेक्ट में फिजिक्स में इतना आना चाहिए, केमिस्ट्री में इतना आना चाहिए, बायोलॉजी में इतना चाहिए, कुछ भी उस तरह की नहीं है। आपको टोटल एग्रीगेट में 50% होना चाहिए, प्लस या जीपीए में है आपको, तो आपका जो कम्युलेटिव एवरेज ग्रेड पॉइंट जो होता है, कम्युलेटिव मीन्स नेपाल में 11-12 का दोनों का जोड़कर एवरेज कम्युलेटिव पॉइंट होता है, उसमें आपको 2.4 जीपीए आना चाहिए। वही मेडिकल एजुकेशन ने यहाँ पॉइंट मेंशन किया है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। या इक्विवेलेंट कोई कोर्सेज किए हैं जैसे एचए वगैरह, तो उसमें भी आपको इक्विवेलेंट में उतना आना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर बाम्स वगैरह का भी हर फील्ड के लिए वही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों। तो इंडिविजुअल की मार्क आपको नहीं देखना है, एग्रीगेट वाला मार्क देखना है। जैसे कि मैंने मेजर हाइलाइट्स में आपको शुरू ही में बताया कि मेडिकल एजुकेशन में जो पासिंग रेशियो हुआ करता था यहाँ पर नेपाल में, अभी तक जो भी एमबीबीएस का एंट्रांस एग्जाम हुआ है या दूसरे बीएससी नर्सिंग बीडीएस वगैरह का एंट्रांस एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था। और एक बात और कि वहां पर परसेंटाइल में पासिंग नहीं हुआ करता था, वहां पर परसेंटेज में होता था। मीन्स अगर 100 नंबर के आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 50 नंबर लेकर आना है। और उसी तरह से पिछले साल मेडिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था, उसमें 200 का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको 100 नंबर लेकर आना है। लेकिन अब मेडिकल एजुकेशन ने परसेंटाइल में कन्वर्ट कर दिया है, जिस तरह से नीट में परसेंटाइल होता है। और यहाँ पर आपको जैसे कि नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा, जैसे कि 25% नीट में भी नेगेटिव मार्किंग होता था, और यहाँ भी 25% नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन राइट करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन आप मिस्टेक करते हैं, रंग करते हैं, तो आपको 0.25% आपको रंग मिस कटा जाएगा, जो राइट क्वेश्चन है उसमें से कट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं हाईलाइट्स में। जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन फिलअप करने के लिए आप जो भी पेमेंट से करे, ऑफलाइन से भी करे या ऑनलाइन पेमेंट से करे अपना पेमेंट बैंक में, तो उसमें आपको ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा, उसे नोट करें और लास्ट का जो 6 डिजिट है उसके लिए आपको उसे इंटर करना पड़ेगा वाउचर नंबर की जगह पर। उसके बाद उसका जो भी वाउचर नंबर, जैसे कि आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर बैंक से डिपॉजिट स्लिप होगा, जो उसे आपको लेकर आना है और उसे स्कैन करके अपलोड करना है। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो जब पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले लें, और या कहने का मतलब कि अगर आपको मोबाइल में मैसेज आ रहा है तो उसे स्क्रीनशॉट कर वहां पर वाउचर के स्कैन कॉपी में रख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर कि पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको, जो कि रिसेंटली में खींचा होना चाहिए, उसे स्कैन करके रखना है। उसी तरह से आपका सिटीजनशिप या पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके बाद आपको मतलब कि ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, या जो भी उसके इक्विवेलेंट, ट्रांसक्रिप्ट के इक्विवेलेंट जो भी आपको मार्कशीट मिलता है 11-12 का, तो उसे रखना है। और उसके बाद अगर कोई आप जैसे कि पीसीएल कर रहे हैं, आप बीएनएस करने के लिए जाना है, ऐसे कहीं हैं, और दूसरा तो उस तरह से कोई भी लाइसेंस आप पहले कर चुके हो उसका लाइसेंस का स्कैन कॉपी भी चाहिए आपको। उसी तरह से अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे कि कोई मदेशी से फिलअप कर रहा है और मदेशी उसके सिफारिश के सर्टिफिकेट चाहिए तो उस मदेशी वाला रखें, अगर कोई दलित से कर रहा है तो दलित वाला रखें, अगर कोई भी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है दोस्तों। और दोस्तों एंड ये रहा, तो इसमें मतलब कि ये लिखा है मेडिकल एजुकेशन ने पॉइंट नंबर 3 में कि अगर कोई भी अगर आप फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपको बाद में एडमिशन होने से पहले या एडमिशन हो भी जाता है आपको, तो आपको पता चलने पर कि आप फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे तो आपको पुनिश किया जाएगा, जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा उसके हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर में चलते हैं। तो जैसे कि ऑनलाइन फार्म अगर आप ऑनलाइन फॉर्म जैसे कि पेमेंट कर रहे हैं या ऑफलाइन बैंक लाइन से कर रहे हैं, तो उसमें जो भी आपने मोबाइल रखे हैं जैसे पेमेंट करते वक्त, वही मोबाइल नंबर आप मतलब कि फॉर्म फिलअप करते वक्त अपने फॉर्म में रखें, दूसरा नंबर मत रखें, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। और एक इसी में मैं नोटिस करना चाह रहा हूँ कि आप अपना जो भी मोबाइल नंबर और प्लस ईमेल रख रहे हैं, वो मोबाइल नंबर और प्लस ईमेल को आप सुरक्षित साथ रखिएगा, उस ईमेल को फॉरगेट नहीं होइएगा, और ईमेल का पासवर्ड भी आप याद करके रखिएगा ये दोस्तों, और मोबाइल नंबर को भी आपको रिजर्व करके रखना है।
उसी तरह से आप ना करें मतलब कि एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप करना है, जैसे कि आप फर्स्ट डे की जो एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया गया है वो उसके लिए फिलअप कर रहे हैं, और फिर करें मतलब कि आप सेकेंड डे के लिए भी कोई दूसरा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट में आप दिए हैं, फर्स्ट वाले में अपना नाम, एड्रेस वगैरह और उसके बाद जो सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वही आप सेकेंड वाला में भी फिलअप करें, क्योंकि सेम रहने से मेडिकल एजुकेशन को इजी होगा और आपका भी ऑथेंटिक सिटी बढ़ेगा कि हाँ आप एक रियल है और जेन्युइन पर्सन है, क्यों आप गलत नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से आपको जैसे कि फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर रखकर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ट्रांजैक्शन जिस फर्स्ट में खुलेगा पहले, तो उसके बाद खुलने के बाद आपको वहाँ पर रखना है अपना प्रोग्राम वगैरह सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसके बाद वाउचर नंबर रखना है। उसके बाद क्लिक करेंगे, जब राइट होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद एक पेज खुलेगा आपको, उसमें आपको डॉक्यूमेंट सब अपलोड करना पड़ेगा। और जो जो डॉक्यूमेंट वहाँ मेडिकल एजुकेशन ने आपसे मांगी होगी वो सारा चीज़ अपलोड करना है। उसके बाद आपको जैसे कि ठीक है, सारा विवरण मैंने ऊपर के एड ठीक किया हूँ। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा। उसके बाद आप सेव कर सकते हैं फॉर्म को। अगर आप सेव कर लेना है फॉर्म को तो बाद में एडिट कर सकते हैं, लेकिन सेव कर कर देखिए तो उसके बाद आएगा पूरा चीज़ एक पेज में आ जाएगा। जब पेज में फॉर्म आएगा आपको, तो वहाँ पर आपको पूरा चीज़ एक बार रीड से देखना है। उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो सबमिट जब आप करेंगे तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, एक बार और देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस्टेक है तो आपके नीचे एडिट बटन होगा, वो एडिट बटन पर क्लिक कर कर आप एडिट करिए और फिर से आगे बढ़िए। जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको छूट रहा है तो मेडिकल एजुकेशन वहाँ पर रेड कलर में हाईलाइट कर कर बताएगा कि यहाँ पर आपको छूट रहा है, तो वो आपको फिलअप करना है। जैसे कि कोई मैंडेटरी ऑप्शन सब होता है ना, वो सब। लेकिन अगर आप सब कुछ फाइनल है तो आप सबमिट करने से पहले एक बार अच्छा से देखें और तभी सबमिट करें। सेल्फ डिक्लेरेशन करने का मतलब कोई भी विवरण ऊपर जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं वो इंफॉर्मेशन राइट है करने के लिए होता है। दोस्तों इसलिए आते हैं, जैसे कि आप एक यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन ने सेंटर भी अलॉट किया है, तो वो आप जो भी सेंटर वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो वो सेंटर फिक्स हो जाएगा, आपको दूसरा सेंटर चेंज नहीं होगा। तो जो भी आप सेंटर वहाँ पर चूज करें, वो सेंटर आप अपने हिसाब से पहले ही डिसाइड कर ले कि ये सेंटर मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं। अगर बेस्ट है तभी सेलेक्ट करें। अगर कोई भी डाउट है कि नहीं मैं तो थोड़ा देर वेट करें और बाद में सिलेक्ट करें। लेकिन जब आप एक बार सब कुछ सिलेक्ट कर कर जैसे कि सेंटर वगैरह आप सिलेक्ट कर कर आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। मेडिकल सबमिट करने से पहले ही सारा चीज़ सेलेक्ट करना है, तो सेंटर अपने फर्स्ट प्रायोरिटी से प्रेफरेंस से चेंज करें। उसी तरह से अगर सेंटर भी चेंज नहीं होगा, उसी हिसाब से आपको मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो जो भी चीज़ आप प्रोवाइड करें वो कहने का मतलब कि अच्छे तरीक़ा से प्रोवाइड करें, पूरे कॉन्फिडेंस होने की कि यही मेरा मोबाइल नंबर होने वाला है, यही मेरा जीमेल आईडी होने वाला है, यही मेरा सेंटर होने वाला है, यही मेरा डॉक्यूमेंट है। सब चीज़ कंफर्म होकर सबमिट करें। उसके बाद एडिट ऑप्शन पे वगैरह का बात आ गया। उसके बाद सबमिट हो जाएगा यहाँ पर। अब आते हैं डॉक्यूमेंट सब क्या क्या किस किस फोल्डर में लगा था। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जब आपके पास आएगा तो आपको जेपीईजी में आपको इमेज को अपलोड करना है, जिसका करने का मतलब कि साइज 200 KB होना चाहिए, किलोबाइट्स होना चाहिए। उसी तरह से इमेज करने का मतलब कि ब्लरी नहीं होना चाहिए, क्रिप्सी नहीं होना चाहिए। उसी तरह से सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सब करने का मतलब कि जेपीजी ही में अपलोड करना है, लेकिन उसका जो साइज है 500 KB है, किलोबाइट, और बाकी चीज ब्लूरी एंड क्रिप्सी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब फॉर्म आप सबमिट कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, तब तो आपके पास एक डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन पेज का ऑप्शन आएगा, जहां से आप अपना कॉन्फ़िगरेशन पेज डाउनलोड कर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो कॉन्फ़िगरेशन पेज है वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपका एडमिट कार्ड नहीं है, वो आपके लिए सिर्फ करने मतलब कि ये प्रूफ है कि आपने मेडिकल एजुकेशन के वेबसाइट पर अपना फॉर्म फिलअप किए थे, बस इतना ही प्रूफ है। एडमिट कार्ड का मतलब कि मेडिकल एजुकेशन ने कहा है कि 5 दिन पहले एग्जाम से रिलीज होगा, जो कि आप वही वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए बारे में यहाँ पर लिखा था। उसके बाद जैसे कि अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए चाह रहा है तो स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा स्कीम समझते हैं। टोटल 100% जो स्कॉलरशिप है उसमें कहने मतलब कि 55% ओपन के लिए रखा गया है और 45% रिजर्वेशन के लिए। 45% रिजर्वेशन में जो है उसे 100% मानकर जो नेपाल गवर्नमेंट ने है उसे मेडिकल एजुकेशन बोले या नेपाल गवर्नमेंट बोले एक ही बात होता है यहाँ पर, क्योंकि दोनों की सहमति से यह हुआ है।
तो यहाँ पर महिला के लिए उसके 33% सीट अलॉट कर दिया गया है, दलित के लिए 9% है। उसके बाद आदिवासी जनजाति के लिए 15, और उसके बाद आर्य खास आर्य के लिए 17, उसके बाद मधेसी के लिए 12, उसके बाद थारू 4, उसके बाद मुस्लिम 2, पिछड़िए क्षेत्र का व्यक्ति 4, अपांग भय का व्यक्ति 2, शहीद परिवार बेपाता पारिये का व्यक्ति परिवार, घायते योद्धा को परिवार तथा द्वंद पीड़ित को 2%। लेकिन मेडिकल फिर 2 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है मेडिकल एजुकेशन, अगर कोई 33% जो फीमेल के लिए सीट सेपरेट किया गया उसी में 3% जो दलित फीमेल के लिए है और 2% मुस्लिम फीमेल के लिए सीट उसी 33% में से है। 33% 45% को 100% मानकर हुआ है। उसके बाद 3 नंबर में आते हैं तो जैसे कि 3% जो दलित मधेसी में जो भी सीट एलोकेट हुआ है, जैसे कि 12%, उसमें से 3% जो सीट है वो दलित समुदाय के लिए है दोस्तों। इसीलिए 4 पॉइंट में आते हैं, जैसे कि कोई भी आप रिजर्वेशन में अप्लाई करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए रिजर्वेशन में, तो आपको 6 to 10 गवर्नमेंट स्कूल से होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर उस केस में अगर कोई बच्चा 6 to 10 नहीं पुगता है तो वहाँ पर सिर्फ 10 के लिए देखा जाएगा, 10 के लिए उसका। उसके बाद 10 के भी नहीं होता है तो फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से कोई भी कॉलेज का हो उसके रिजर्वेशन को लिए अलॉट हो जाएगा अगर मधेसी है तो। 5 नंबर पॉइंट में लिख रहा है कि जो दलित समुदाय महिला का कुछ भी उस सीट में नहीं वो उतना परसेंटेज में पास होता है तो वो सीट दूसरे को चल जाएगा, दूसरे महिला को चल जाएगा, दूसरे फील्ड की महिला को चुनाव हो जाएगा। उसी तरह से दलित समुदाय को भी नहीं होता है तो वो दूसरे मधेसी में दूसरे समुदाय को मिलेगा। अगर फिर भी कोई सीट बच जा रहा है, सब में कुछ नहीं रिजर्वेशन में कोई भी नहीं जा रहा तो सीट वहाँ पर वैकेंट हो रहा है तो फिर वो सीट कन्वीनर की ओपन स्कॉलरशिप में चल जाएगा वैकेंट। उसी तरह से यहाँ पर आते हैं जैसे कि ये सिफारिश आपने जो मधेसी है तो मधेसी के रिलेटेड दिया गया है, सिफारिश अब कहाँ से कराना है आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, जो भी अपना है वहाँ पर इस तरह के जहाँ से कराना है। उसी तरह से यहाँ पर काबिलियतनामा है कि स्कॉलरशिप मिलेगा तो किस तरह के आपको रहना पड़ेगा। उस तरह से यहाँ पर जैसे कि प्रवेश पत्र आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करना है 5 दिन पहले अपने एग्जाम से, और बाकी सारा यहाँ पर परीक्षा कैसे मीन्स क्या क्या आपको लेकर जाना है एग्जाम हॉल में, क्या क्या नहीं लेकर जाना है, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी बताएंगे भी तो आप फॉरगेट हो जाएंगे, इसीलिए बाद में मैं इसको वीडियो बना दूंगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि ये भी आपको लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और इससे इसी तरह से आगे भी चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके दोस्तों, तीन पेजेज है इसमें जो आप ये इम्पोर्टेंट नहीं था। फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पर सारा कुछ कंक्लूड कर दिया हूँ, मेडिकल एजुकेशन का फॉर्म के बारे में हाईलाइट्स करने के लिए कोशिश किया हूँ। अगर कोई भी चीज़ छूट गया है तो मैं उसे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए कोशिश करूँगा जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप भी वीडियो के नीचे कमेंट कर बताएं कि दोस्तों क्या चीज़ छूट गया है, कि ताकि मैं उसे कवर कर पाऊँ नेक्स्ट वीडियो में, या मैं पर्सनली आपको कमेंट में गाइड कर सकूँ। दोस्तों अगर आप भी मेडिकल एजुकेशन की कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन MBBS BDS BSc नर्सिंग BSLP B फार्मेसी टेक्नोलॉजी बाम्स और जो भी वगैरह है BNS का जो भी फील्ड के लिए आप इंटरेस्टेड हैं और आप इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो अगर आपको इस तरह से कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप अपना क्यूरी हमें खुद पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहां से भी मैं आपको हेल्प करने के लिए कोशिश करूंगा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। अगर कोई भी दिकदारी हो दोस्तों तो आप हमें जरूर याद करें, मैं अपने तरफ से हेल्प करने के लिए जरूर कोशिश करूंगा।